नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जिसमें मिट्टी की खुशबू भी है, ठंडी हवा की सिहरन भी और एक किसान की चुपचाप की गई मेहनत भी। कहानी का नाम है ठंड में गेहूं और चने की खेती। साल की सबसे कड़क सर्द रात में एक किसान पहली बार अपने गेहूं और चने के खेत में पानी लगाने निकलता है, ताकि मिट्टी सूखे नहीं, ताकि ठंड में भी पौधे जल्दी उठ खड़े हों और गेहूं चना दोनों भरपूर हो सके। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन दिनों की गर्म याद है जब जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिट्टी में उगती हर हरी कोंपल में छुपी होती थी। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरते जाएंगे, आपकी थकी हुई पलकों पर हल्की नींद उतरने लगेगी और दिल में एक अनकहा सा सुकून तैरने लगेगा। अगर ऐसी मुलायम नींद को बुलाने वाली कहानियां आपको अच्छा महसूस कराती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहां हर रात एक नई कहानी आपको धीरे धीरे सपनों की दुनिया में ले जाती है। और अब आप बताइए, आप किस शहर और किस गांव से हमारी यह रात भरी कहानी सुन रहे हैं? और आपकी घड़ी में इस वक्त रात के कितने बजे हैं? आपके हर कमेंट, हर लाइक से यह एहसास और गहरा हो जाता है कि आप कहीं ना कहीं धीरे से मुस्कुराते हुए सुन रहे हैं और इस नींद भरी राह पर मेरे साथ चल रहे हैं। तो चलिए, रोशनी थोड़ी कम कर लीजिए, पंखे या ठंडी हवा की हल्की आवाज को महसूस कीजिए और अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लें, क्योंकि अब हम निकल रहे हैं उस खेत की ओर जहां रात का सन्नाटा भी बोलता है और जहां हर बूंद सिंचाई नींद की एक मीठी थपकी की तरह लगती है। रात अपनी चरम ठंड पर थी, वही ठंड जिसमें सांस लेते ही नथुनों के भीतर बर्फ सी चुभन पैदा हो जाए, जिसमें आंगन के कोने में रखा पीतल का लोटा छूने पर हथेलियों में झंझनाहट दौड़ जाए। पूरा गांव मानो खामोशी की एक मोटी सफेद चादर में लिपटा पड़ा था। दूर कहीं किसी कुत्ते की हल्की सी भौंक, फिर लंबी खामोशी और फिर दूर मंदिर के घंटे की सूनी आवाज सुनाई दे जाती थी। हरिराम अपने छोटे से मिट्टी के घर के बाहर खड़ा था। पीछे आंगन में रखा पुराना लोहे का अंगीठी अभी अभी बुझी थी। उसके धुएं की आखिरी पतली लहर हवा में ऐसे तैर रही थी जैसे किसी अधूरी कहानी की सांसें। वह अपने कंधे पर बिरसा ओढ़े, सिर पर ऊनी टोपी खींचे, चुपचाप आकाश की तरफ देखने लगा। ऊपर घना कोहरा था, उस तरह का कोहरा जो खेत, पेड़, रास्ते और इंसान सबको एक बराबर दूरी पर खड़ा कर देता है। किसी चीज की सरहद पता ही नहीं चलती। उसके मन में एक पुरानी किसान कहावत गूंज रही थी, ठंड की पहली रात, खेत की पहली प्यास, आज गेहूं और चने का पहला रात का पानी देना था। और यह वही रात थी जिसे हर किसान दिल पर हाथ रखकर तय करता है। अगर आज पानी मिल गया तो फसल मुस्कुराएगी, अगर चूक गए तो ठंड फसल को जला देगी। हरिराम के सीने में यह डर हल्की सी चुभन बनकर बैठा हुआ था। अचानक पीछे से दरवाजे की कुंडी खटकी। खर खर, ठंड से जकड़े लकड़ी के दरवाजे ने धीरे धीरे खुलकर भीतर की एक धुंधली पीली रोशनी को बाहर गिरा दिया। लाजवंती थी, कांधे पर पुरानी शॉल, हाथ में मिट्टी के चूल्हे की छोटी सी लालटें। उसकी आंखों में चिंता साफ झलकती थी, लेकिन चेहरे पर वही शांत स्थायी धैर्य। इतनी रात को खेत जाओगे अकेले? उसकी आवाज बर्फीली हवा से लड़ती हुई बाहर निकली। हरिराम ने हल्की मुस्कान दी, पर वह मुस्कान आधी थकी हुई थी। क्या करें लाजो, ये पानी तो देना ही है। अगर गेहूं की जड़ सूख गई तो ठंड उसे माफ नहीं करेगी। लाजवंती करीब आई, उसके हाथ सहसा हरिराम की जैकेट के ऊपरी हिस्से को ठीक करने लगे। टोपी ठीक से पहन लो, रात बहुत पड़ी है। हाथ ठंड से जकड़ गए तो रस्सी कैसे खींचोगे? हरिराम चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहा। उसे पता था, लाजवंती कुछ कहे या न कहे, उसके दिल में भी उतनी ही चिंता है। गांव के दूसरे सिरे से हल्की चमक उठी, मानो नहर के पास कोई लालटेन टिमटिमा रही हो। करीम होगा शायद, हरिराम ने बुदबुदाया। लाजवंती ने गर्दन मोड़कर देखा। सच में
आज वो भी पानी दे रहा है। हाँ, सब छोटे किसान आज ही देने की सोच रहे हैं, हरिराम ने कहा। ठंड बढ़ती जाएगी तो पानी बैठेगा भी नहीं। लाजवंती धीरे धीरे सिर हिलाने लगी। बस तुम रास्ते में सावधान रहना, कोहरा बहुत घना है, भटकना। भीतर से हल्की सी आवाज आई, अम्मा, बाबा जा रहे हो? दीपक उर्फ छोटू नींद में से आंख मलता हुआ बाहर आया। उसकी सांसें ठंड से धुंध बनकर उठ रही थीं। वह नंगे पांव था और लाजवंती ने तुरंत उसे अपनी शॉल में लपेट लिया। अरे तू क्यों उठा? हरिराम ने झुककर उसके बालों में हाथ फेरा। बाबा, मैं भी चलूं क्या खेत? मैं रास्ता रोशन कर दूंगा। उसकी आवाज मासूम थी, लेकिन आंखों में जिद और उत्साह दोनों। हरिराम हंस दिया। अरे पगले, ये तेरे खेलने का टाइम नहीं है। खेत की रात तो ठंडी हवा के सिवा कुछ नहीं देती। चल भीतर जा, रजाई में घुस जा। छोटू होंठ फुलाकर बोला। लेकिन बाबा, गेहूं चना जल्दी उगे, इसके लिए पानी देना जरूरी है ना। आप अकेले कैसे ले जाओगे रस्सी? लाजवंती ने अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ रखा। तेरे बाबा के साथ करीम है, चिंता मत कर। हरिराम ने छोटू को गोद में उठाकर घर के भीतर पहुंचाया। दूर चूल्हे की लपटें अभी भी मध्यम सी जग रही थीं। उसने लड़के को रजाई में ढकते हुए कहा, जब फसल हरी हो जाएगी ना, तब मैं तुझे दिखाऊंगा कैसे पहली सिंचाई से खेत जागता है। अभी तू सो जा बेटा। छोटू की आंखें आधी मूंद गईं। कमरे में मिट्टी की दीवारों पर लालटेन का पीला प्रकाश हिल रहा था। हरिराम बाहर लौटा। लाजवंती फिर दरवाजे पर खड़ी थी। सुनो, जल्दी लौट आना, उसने धीमे से कहा। हरिराम ने अपनी लाठी उठाई, कंधे पर बोरी ठीक की और उसके चेहरे को देख मुस्कुरा उठा। लौटूंगा, खेत भी सलामत रहेगा और मैं भी। लाजवंती ने आगे बढ़कर उसकी हथेलियों में अपना हाथ रखा। मिट्टी का भरोसा है, बस अपने आप पर भी उतना ही भरोसा रखना। ठंडी हवा तेज हुई। कहीं दूर बैलगाड़ी की चरमराहट सुनाई दी। शायद कोई और किसान भी निकल पड़ा था। हरिराम जब पगडंडी पर चला तो कोहरा इतना घना था कि 2 कदम आगे भी दिखाई नहीं देता। उसके पैरों के नीचे ठंडी नम मिट्टी की चरमराहट, दूर कहीं किसी पेंट से गिरती सूखी पत्तियों की सरसराहट और हवा में बहती मिट्टी धुएं की मिली जुली खुशबू एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। हरिराम के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर पानी देर से पहुंचा तो पाला गेहूं को जला देगा। इस सोच के साथ उसने अपनी चाल तेज कर दी। बगल में लटका लालटेन हिलने लगा। धक धक, उसकी लौ तेज हवा से कांप रही थी। लगभग आधे रास्ते पर पहुंचकर उसने देखा, करीम की लालटेन की रोशनी धुंध के बीच धड़कती सी चमक रही थी। करीम कुएं के पास खड़ा था, दोनों हाथों को रगड़ते हुए। हरिराम, इतना समय लगा दिया भाई, करीम ने आवाज दी। हरिराम वहीं पहुंच गया, भारी सांस लेते हुए। बस थोड़ी देर, छोटू जाग गया था। करीम हंसा। बच्चे भी खेत की चिंता करने लगे हैं अब। दोनों ने कुएं में झांका। गहरे अंधेरे में पानी की हल्की चमक दिखाई दी। करीम बोला, चल भाई, ये रात ही फसल की मां है, मां को निराश नहीं करना चाहिए। हरिराम ने रस्सी संभाल ली। ठंडी हवा ने उसके हाथों को झंझना दिया, पर उसका इरादा अटल था और इसी इरादे से पहला डोल पानी नीचे उतरा और कहानी की असली रात शुरू हुई। रात और घनी हो गई थी। आसमान से झड़ती ठंड मानो जमीन पर नहीं, सीधे दिल पर गिर रही थी। हरिराम और करीम कुएं पर रस्सी खींचना शुरू कर चुके थे, पर दूसरी तरफ गांव के कोने पर बने उनके घर का आंगन अभी भी सांस ले रहा था। लाजवंती ने चूल्हे की मध्यम आंच को आखिरी बार फूंक मारकर जगाया। दीवारों पर हल्की सी परछाई बनी, एक मां, एक पत्नी और एक किसान की साथी की।
वो चूल्हे की बगल में बैठकर अपनी शॉल कसकर ओढ़ती है। घर की मिट्टी की दीवारें ठंड से ठिठुर रही थीं और उनकी दरारों से हवा ऐसे घुस रही थी जैसे किसी अनदेखे मेहमान की फुसफुसाहट। लाजवंती की नजर बार बार खुले दरवाजे की तरफ जाती। हर बार उसे वही दिखता, कोहरा, अंधेरा और पगडंडी का वो टुकड़ा जो हरिराम की दूर जाती लालटें की याद बनकर रह गया था। उसका मन एक अनजानी घबराहट से भरा था। वह सोच रही थी, इतनी ठंड में क्या हरिराम के हाथ डोल की रस्सी संभाल पाएंगे? क्या पाला जमीन को और सख्त कर देगा? क्या नहर का पानी ठीक समय पर पहुंचेगा? ठंडी रात कभी कभी इंसान की चिंता को भी जमा देती है। भीतर के कमरे से अचानक खड़खड़ की आवाज आई। वो आवाज किसी बर्तन की नहीं थी, वो इंसानी थी। एक झपकी के बाद फूलमती भी जाग गई थी। उसने शॉल ओढ़ी और आंगन में आकर बोली, अरे भाभी, अभी तक सोई नहीं? क्या बात है? लाजवंती ने हल्की सी मुस्कान बनाई। नींद कहां आती है फूलमती, खेत में पहली सिंचाई हो रही है। ऐसी रात में कौन आराम से सोता है? फूलमती आगे बढ़कर उसके पास बैठ गई। भाभी, कुछ परेशान लग रही हो, बात क्या है? लाजवंती बोली। हरिराम बोलते तो नहीं, पर आंखों में डर है। इस ठंड में पानी न मिले तो गेहूं चना दोनों को नुकसान हो जाएगा। पिछले साल जैसी हालत ना हो जाए। फूलमती ने धीरे से उसके हाथ दबाए। भाभी, कुछ नहीं होगा। हमारे हरिराम और करीम दोनों हैं। दोनों ने आधी जिंदगी खेती में निकाल दी और ऊपर से छोटू ने भी गांव की मिट्टी को पकड़ लिया है। भगवान किसी किसान के बच्चे को भूखा नहीं रहने देगा। लाजवंती के होंठों पर फिर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन मां होने का डर कुछ और ही होता है। उसी वक्त कमरे के अंधेरे से फिर एक नरम आवाज आई, अम्मा, बाबा पहुंच गए क्या खेत? छोटू फिर जाग गया था। रजाई के कोने से उसकी दो चमकती आंखें बाहर झांक रही थीं। उसकी सांसें अभी भी ठंड से धुंध बन रही थीं। लाजवंती ने प्यार से कहा, सो जा बेटा, बहुत ही ठंड है बाहर, तेरे बाबा काम में लग गए होंगे। पर छोटू ने रजाई हटाकर उठने की कोशिश की। अम्मा, मैं डरा नहीं हूं, मैं बाबा के साथ जाऊंगा, मैं उनकी मदद करूंगा। ठंडी हवा में लालटेन को ढक लूंगा, रस्सी भी पकड़ लूंगा। फूलमती ने हंसते हुए उसे गोद में उठा लिया। नन्हे शेर, तू जाके खेत में जम जाएगा, फिर तेरी अम्मा मुझे डांटेगी। चल, पहले दूध पी ले, फिर सो जाना। लेकिन छोटू ने जिद नहीं छोड़ी। उसने फुसफुसाकर कहा, अम्मा, बाबा अकेले ठंड में न रह जाएं। पानी देर से मिला तो फसल रोएगी ना। लाजवंती का दिल भर आया। बच्चों की बातें कभी कभी हथेली पर रखे दीपक सी होती हैं, छोटी लेकिन रोशनी गहरी देती है। उसने बेटे को गले लगाते हुए कहा, तू चिंता मत कर, तेरे बाबा को तेरी दुआ बहुत है। जब सुबह खेत हरे दिखेंगे तब हम सब एक साथ चलेंगे, ठीक है? छोटू ने धीमे से सिर हिलाया। फिर फूलमती ने उसे रजाई में दोबारा लिटा दिया। आंगन में हवा और तेज हो गई। दरवाजे की कुंडी हल्के हल्के हिलने लगी। लाजवंती वहीं दरवाजे के पास खड़ी रही। उसके कान अलर्ट थे। कोई बैलगाड़ी गुजरी, कोई किसान आवाज दे रहा, नहर की तरफ से क्या हलचल है। लेकिन रात खामोश थी, बहुत खामोश। फूलमती ने कहा, भाभी, थोड़ी देर आग जोड़ लें, हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं। लाजवंती ने हामी भरी। दोनों ने अंगीठी में थोड़ा कोयला और डाल दिया। लपटें उठी। घर की दीवारें फिर से गर्म हो गईं और हवा में मिट्टी धुएं का मीठा गर्म सुगंध फैल गया। लाजवंती ने अंगीठी की गर्माहट महसूस की, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह धीरे से बाहर पगडंडी की ओर देखती रही। कोहरा अभी भी उतना ही घना था। कोई लालटेन की झलक नहीं, कोई आवाज नहीं, बस सर्द हवा और दूर खलिहान के पास किसी नींद में पड़े जानवर का हल्का सा हिलना। फूलमती ने पूछा, भाभी,
तुम क्या देख रही हो? लाजवंती ने थकी हुई आवाज में कहा। मैं वो पल देख रही हूं जब हरिराम लौटेगा। उसकी हथेलियां ठंड से जमी होंगी और वह फिर भी हंसकर कहेगा, लाजो, काम हो गया। अब फसल भगवान भरोसे नहीं, हमारे भरोसे चलेगी। फूलमती चुप हो गई। कुछ सपने, कुछ डर, दोनों के बीच की खामोशी बहुत गहरी होती है। अंगीठी की लपटें हिल रही थीं। उन लपटों से दीवारों पर बनते साए, कभी लंबे कभी छोटे, इस ठंड की रात को भी कहानी जैसा बना रहे थे। लाजवंती ने अंत में शांत होकर कहा, चल फूलमती, थोड़ी देर आराम कर लें, रात अभी लंबी है। हरिराम और करीम खेत का संभाल रहे हैं, हम घर का संभाल लेते हैं। फूलमती ने सिर हिलाया। दोनों भीतर चली गईं। कमरे में भरा मिट्टी का सुखद ताप धीरे धीरे थकान को खींचने लगा, पर लाजवंती की आंखों में नींद अब भी नहीं थी। वो लेटी तो सही, पर दिल खेतों में ही अटका रहा, जैसे उसका मन भी ठंड में हरिराम के साथ पानी खींच रहा हो। रात गहराती जा रही थी। कोहरा हर मिनट और मोटा हो रहा था। कुएं के पास खड़ा हरिराम महसूस कर सकता था कि हवा में एक अजीब सा सन्नाटा है, कुछ ऐसा जो सिर्फ ठंडी रातों में पैदा होता है, जहां हर आवाज दूर से आती लगती है और हर चिंता अपने असली आकार में सामने खड़ी हो जाती है। करीम ने अपनी धोती कसते हुए कहा, भाई, आज कुआं भी ठंड से सिकुड़ गया है लगता है। आवाज सुन, पानी की सांस धीमी हो गई है। कुआं बहुत पुराना था। चारों तरफ काई जमी ईंटें, ऊपर लटकती जटाओं सी घास और अंदर गहरे अंधेरे में बस ठंडे पानी की हल्की चमक। हरिराम नीचे झांक कर बोला, कुआं भी हम जैसा ही है करीम। जब साल का पहला पानी डालते हैं तो मिट्टी पानी दोनों हिम्मत मांगते हैं। करीम हंसा, और तू हर बार हिम्मत बढ़ाने का काम करता है भाई। कुएं को पानी की समझ हो ना हो, पर तुझे और तेरी मिट्टी को समझता जरूर है। हरिराम को यह बात सुनकर हल्की सी राहत मिली। दोस्त का मजाक भी कभी कभी डर का बोझ हल्का कर देता है। पहला डोल ऊपर आया, पानी से लबालब, बाकी हवा ठंडी सफेद भाप छोड़ती हुई। हरिराम के हाथ ठंड से सुन्न होने लगे थे। रस्सी ने हथेलियों पर नीली सी रेखाएं खींच दी थी, लेकिन उसके चेहरे पर इरादा वही था, किसान वाला, जिद्दी, मिट्टी सा शांत इरादा। करीम बोला, आओ भाई, बारी बारी खींचते हैं, तेरे हाथ पत्थर हो जाएंगे नहीं तो। हरिराम ने कहा, नहीं करीम, पहली सिंचाई, पहला डोल, पहली धार, ये खेती के लिए ऐसे होते हैं जैसे बच्चे का पहला कदम। उसमें बाप की मेहनत जरूरी होती है। करीम मुस्कुरा दिया, चल ठीक है, पर अगला डोल मैं निकालूंगा। दोनों ने सिर हिलाया। दो किसानों की ये दोस्ती रात की ठंड में भी एक गरमाहट बनकर चमक रही थी। डोल को मेड़ की तरफ ले जाते हुए हरिराम बोला, तुझे याद है करीम, दादा कहते थे कि ठंड की पहली रात में पानी डाल दिया तो गेहूं की जड़ें जीवित हो जाती हैं। करीम ने तुरंत जवाब दिया, और अगर पानी न मिले तो पाला खेत की सांस खींच लेता है। हाँ भाई, याद है। हमारे पुरखों की ये बातें यूं ही नहीं बनी। उन्होंने ठंड और मिट्टी दोनों को नजदीक से देखा है। दोनों मेड़ पर पहुंचे। मेड़ तोड़कर पानी की पहली धार खेत में उतरी। छप छप, अंधेरी, ठंडी मिट्टी ने जैसे राहत की सांस ली। पानी सरसराता हुआ गेहूं की कतारों से टकराया। कच्चे कोमल पत्तों पर बर्फीली बूंदें चमक उठी। करीम बोला, देख भाई, ये पानी फसल को जगा रहा है। लगता है खेत भी सुन रहा है हमारी बात। हरिराम ने ध्यान देकर देखा। सचमुच कच्चे पौधे हवा के हल्के झोंकों में हिल रहे थे, जैसे कह रहे हों, हम अभी जाग रहे हैं, ठंड में भी हम तैयार हैं, बस तुम हमारा साथ मत छोड़ना। रात की खामोशी में यह दृश्य किसी सपने से कम नहीं था। करीम ने अचानक रुक कर कहा, हरिराम, सच बता,
तेरे मन में चिंता कितनी है? हरिराम चुप रहा। पानी की आवाज ही उत्तर थी, धीमी, लगातार, जिम्मेदार जैसी। करीम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई, चिंता होती है तो बता दिया करो। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए ही तो हैं। हमारी पूरी दोस्ती खेत की तरह है। जब एक दरार बनती है तो दूसरा पानी भर देता है। हरिराम की आंखें भर आईं, पर उसने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। चिंता है करीम, बहुत है। कर्ज ऊपर से बैठा है, ठंड और बढ़ गई है, और छोटू बड़ा हो रहा है, उसे भूखा नहीं देख सकता। करीम की आवाज नरम पड़ गई। भाई, तू अकेला नहीं है। ये रात बस कहानी का एक हिस्सा है। खतरा नहीं। सुबह खेत हरा होगा, ये मेरा वादा है। हरिराम के दिल में ये बात गहराई से उतर गई। किसान को कभी कभी खेत से ज्यादा दोस्त के शब्द संभाल लेते हैं। अचानक हवा में हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई नहर की तरफ भाग रहा हो। करीम ने कान लगाया। ये आवाज मंगल साहनी की लगती है। हरिराम ने सिर उठाकर अंधेरे को देखा। कोहरे के उस पार एक लालटेन की लौ तेजी से हिलती हुई नजर आ रही थी। करीम बोला, कुछ गड़बड़ है भाई। मंगल इतनी रात को ऐसे नहीं भागता। हरिराम की सांस रुक सी गई। उसके दिमाग में एक ही शब्द आया, पानी। शायद नहर का गेट बंद होने वाला था। शायद पानी आधे गांव तक ही पहुंचेगा। शायद पाला फसल को जकड़ लेगा। करीम ने कहा, चल हरिराम, अभी भागना होगा। हरिराम ने अपनी लाठी उठाई और तेज कदमों से आगे बढ़ा। जैसे ही दोनों नहर की ओर दौड़े, उनके पैरों के नीचे की मिट्टी धीमे से कर्र कर्र करती चली गई। कोहरा रास्ता खा रहा था, लेकिन उन्हें लगता था किसी पुरखों की आवाज धड़ धड़ चल रहे उनके कदमों के साथ कह रही है, ठंड की रात में डरना नहीं बेटा। मिट्टी कभी उस किसान को धोखा नहीं देती जो रात भर उसके साथ खड़ा रहे। यह आवाज सच थी या ठंड में कांपते मन की कल्पना, दोनों को फर्क नहीं पड़ता। दोनों का इरादा साफ था, पानी रोकना नहीं है, फसल बचानी है और इस रात को जीतना है। हरिराम अपने अंदर कुछ जलता हुआ महसूस कर रहा था, डर भी, ताकत भी और परिवार की जिम्मेदारी भी। करीम उसकी ओर देखते हुए बोला, चल भाई, नहर दूर नहीं है। आज की रात हमारी परीक्षा है। और दोनों कोहरे को चीरते हुए नहर की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। नहर की ओर दौड़ते हुए हरिराम और करीम ठंडी हवा को ऐसे चीर रहे थे जैसे कोई दोनों को रोकना चाह रहा हो। धुंध इतनी घनी थी कि लालटेन की रोशनी उनके चेहरों पर भी मुश्किल से पड़ रही थी, लेकिन उनके कदम लगातार, तेज और जिद्दी थे। किसान की जिद वही होती है, फसल को प्यास नहीं मरने देना। नहर के पास पहुंचते ही पानी की टप टप की आवाज सुनाई दी। वह आवाज कम होती जा रही थी, जैसे नहर की नसों में बहता खून धीमा पड़ रहा हो। मंगल साहनी एक हाथ में लालटेन पकड़े, दूसरे हाथ से बार बार जाड़े में जमी हुई मूछें समेट रहा था। उसकी सांसें तेज थीं और चेहरे पर चिंता की मोटी रेखाएं। हरिराम, करीम, जल्दी आओ। उसकी आवाज कांप रही थी, ठंड से भी और डर से भी। करीम ने पूछा, क्या हुआ मंगल? पानी आधा क्यों रुक गया? मंगल ने कांपती आवाज में कहा, ऊपर से खबर आई है, गेट रात को बंद किया जा सकता है। कहाँ है? पानी कम पड़ रहा है। अगर अब भी पानी न लिया तो पता नहीं कब फिर मिलेगा। हरिराम के दिल में जैसे किसी ने चिंगारी गिरा दी। करीम बोला, किसने कहा? कोई भटियारा अफसर? मंगल ने सिर हिलाया, नहीं भाई, सरपंचिन भगवती देवी ने खुद भेजा है संदेश। उनका कहना है कि बड़े खेत पहले पानी ले चुके हैं, अब छोटे किसानों की बारी है, बस जितना मिल जाए ले लो। हरिराम के होंठ सूख गए। और अगर हमारी मेड़ तक पानी न पहुंचा तो? मंगल ने आंखें झुका ली। तो भाई, पाला अपना काम करेगा। यह वाक्य सुनकर तीनों की सांस कुछ पल के लिए थम गई।
हरिराम ने पगडंडी की मिट्टी को हाथ से पकड़ा, मुट्ठी कस ली। उसे याद आया, दीपक की आंखें, उसका मासूम सवाल, लाजवंती की चिंता, फूलमती की आश्वासन भरी मुस्कान। उसके दिल के भीतर कुछ टूटता भी था और उसी टूट में से एक नई ताकत भी निकलती जाती थी। करीम ने धीरे से कहा, भाई तू कुछ मत सोच, तू बस अपनी मेड़ तक पानी ले जा, ये रात हमसे पीछे नहीं, आगे है। हरिराम ने तुरंत आगे बढ़कर मंगल की लालटेन संभाली और नहर की पगडंडी पर दौड़ते हुए कहा, चलो, जब तक एक बूंद भी चल रही है हम अपनी फसल को प्यासा नहीं रहने देंगे। लालटेन की पीली रोशनी कोहरे के सफेद धुंधलके में छेद करती आगे बढ़ रही थी। नहर की धार अब पतली थी लेकिन बह रही थी, किसान की उम्मीद की तरह, कमजोर पर जिंदा। करीम पीछे से आवाज दे रहा था, सावधान रह हरिराम, रास्ता गीला है। हरिराम एक बार भी नहीं रुका। वह मिट्टी के रास्तों पर वैसे ही दौड़ रहा था जैसे कोई पिता अपने बच्चे को बचाने दौड़ता है। मंगल भी उनके पीछे पीछे लालटेन ऊंची उठाए ठंड और अंधेरे से लड़ता आ रहा था। दूर कहीं मंदिर की घंटियां धीमी, लंबी, जैसे इस रात की परीक्षा पर मुहर लगा रही हूं। खेत पर पहुंचते ही हरिराम ने देखा, मेढ़ के इस पार करीम द्वारा डाला गया शुरुआती पानी अभी भी चमक रहा था, लेकिन अगर अगली धार नहीं आई तो वह चमक कुछ ही देर में ठंड से जमा हुआ काला धब्बा बन जाएगी। हरिराम ने नहर से निकला बहता पानी अपनी मेढ़ की ओर मोड़ा। करीम ने मिट्टी संभाली, मंगल ने रोशनी दी। ठंडी हवा, घनी धुंध, चरमराती मिट्टी की आवाज और पानी के बहने का वो संगीत, सारी दुनिया उस पल खेत के चारों ओर खड़ी लग रही थी। और फिर छप 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 पानी की पहली साफ धार मेड़ से टूटकर खेत में उतरी। गेहूं के छोटे छोटे पौधों पर ठंडी चमक की बूंदें उछल उठी। हरिराम के चेहरे पर थकान की जगह गर्व आ गया। करीम ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, भाई देख, फसल तेरी दुआ सुन रही है। मंगल ने जोड़कर कहा, भगवान की भी और तेरे हाथों की भी। हरिराम ने अपनी ठंडी हथेलियां मिट्टी पर रख दी। उसने महसूस किया, मिट्टी गर्म है, उसमें जान है, उसमें उम्मीद है। और वह धीरे से बोला, जाग जा मेरी धरती, तेरे बच्चे आए हैं तुझे पानी देने। अब तू इन्हें छोड़ेगी नहीं। दूर पेड़ों पर बैठी चिड़ियों ने हल्की सी आवाज की, जैसे वे भी जाग रही हों। करीम ने कहा, भाई सुना, ये आवाज शुभ होती है। मंगल ने शॉल कसते हुए कहा, पुरखे भी आज खुश होंगे। ठंड की पहली रात में किसान अकेला नहीं छोड़ते वो। हरिराम ने आकाश की ओर देखा। कोहरे के पार कहीं कोई पुरखा दिखाई नहीं देता, पर उनकी फुसफुसाहट मिट्टी और पानी के बीच स्पष्ट महसूस हो रही थी। उसी समय घर की ओर लाजवंती करवट बदलकर अपने अंदर ही अंदर ईश्वर से बोली, खेत को पाला न लगे प्रभु, मेरे हरिराम को हिम्मत देना। दीपक छोटू नींद में मुस्कुराया, जैसे वह सपना देख रहा हो कि खेत में हरी हरी पत्तियां झूम रही हैं। फूलमती धीरे से बोली, भगवान, इन किसानों को कभी खाली हाथ मत रखना। खेत के ऊपर पानी की पहली धार फैल रही थी। पानी की गूंज, हवा की सरसराहट और मिट्टी की महक, तीनों मिलकर इस रात को एक अनोखा संगीत बना रहे थे। हरिराम ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, बस एक दुआ चाहिए थी, वो भी मिल गई। करीम ने जवाब दिया, दुआ नहीं भाई, मेहनत। दुआ तो मेहनत का पड़ोसी है। मंगल ने जोड़ा, और अब खेत बच गया भाई, अब हम रात को हरा कर देंगे। तीनों के चेहरों पर रात की ठंड के बीच एक गरम चमकता हुआ भरोसा था। खेत में गिरती पहली धार की चमक अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि अचानक हवा में कुछ बेचैन करने वाली आहट फैल गई, जैसे रात कोई नया संदेश लेकर चल पड़ी हो। चांद कहीं कोहरे में दबी थी और दूर पहाड़ी की दिशा में कुत्तों के झुंड की हल्की सी भौंक
इस बात का संकेत थी। गांव पूरी तरह सोया नहीं है। हरिराम, करीम और मंगल खेत की मेड़ पर खड़े थे। पानी की पतली धार चुपचाप चल रही थी, लेकिन सब जानते थे ये धार कितनी देर चलेगी यह कहना मुश्किल है। नहर की दिशा से तेज तेज कदमों की आहट आई, फिर किसी के दौड़ने की आवाज, गहरी, भारी, मानो कोई बेहद जरूरी खबर लाने वाला हो। करीम ने मुड़कर देखा। कौन है भाई इस ठंड में? धुंध के बीच एक और लालटेन उभरी। हाथ कांपता हुआ, बोरियां ओढ़े, नाक तक कपड़ा खींचे गांव का जवान किसान रमतेश भागता हुआ आ रहा था। हवा को चीरती उसकी आवाज उभरी, हरिराम भैया, जल्दी सुनिए। हरिराम चौंक गया। क्या हुआ रमतेश? रमतेश ने पास आते ही जमीन पर हाथ टिकाकर सांस संभाली, फिर कहा, ऊपर की पट्टी वालों ने कहा है गांव की नहर में पानी आधे घंटे बाद बंद हो जाएगा। पानी की बचत का आदेश आया है। मंगल साहनी ने सर पकड़ लिया। हे भगवान, मतलब आधा गांव आज पानी नहीं पाएगा। करीम सन्न रह गया। ये किसका आदेश है? रमतेश बोला, सरपंचिन भगवती देवी को ऊपर से फोन आया है। कह रही हैं जिसे जितना मिल गया वही काफी समझो। हरिराम ने चुपचाप अपनी मेढ़ की ओर देखा। पानी तो आ रहा था, लेकिन इतनी धीमी रफ्तार और ये डर कि कहीं पल भर में सब रुक ना जाए। उसके चेहरे पर हल्की सी टहनियां टूटने जैसी उदासी दिखी। उसने धीरे से कहा, अगर पानी यहीं रुक गया तो अगले 5 कतारें सूखी रह जाएंगी। ठंड उन्हें नहीं छोड़ेगी और पूरा खेत आधा झुलस जाएगा। करीम ने तुरंत कहा, भाई, अभी हारने का वक्त नहीं है। हम पानी की राह बढ़ा सकते हैं। हम मेड़ की दूसरी तरफ मिट्टी काट देंगे, धार चौड़ी कर देंगे। मंगल ने भी हिम्मत बांधते हुए कहा, हां हरिराम, जब तक एक बूंद भी चल रही है हम हार नहीं मानेंगे। रमतेश ने भी आगे बढ़कर कहा, मैं भी रहूंगा साथ। आज की रात गांव के खेतों की रात है, एक आदमी का नहीं, सबका वक्त है ये। हरिराम ने गहरी सांस ली। उसके दिल पर जमा ठंड थोड़ी सी पिघलने लगी। करीम ने कहा, चलो भाई, मेड़ खोलो, धीमी धार को तेज बनाना होगा। रात की ठंड में उन चारों ने मिट्टी को कुदाल से काटना शुरू किया। हाथ कांप रहे थे, सांसें धुएं की तरह बाहर निकल रही थीं, लेकिन उनके अंदर की गर्मी उनके इरादे से पैदा हो रही थी। मंगल ने लाठी का सहारा लेकर तेजी से मेड़ का किनारा खोदा। रमतेश ने मिट्टी हटाई, करीम ने पानी की दिशा मोड़ी और हरिराम ने मेड़ की ऊंचाई ठीक की। और फिर छल 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 छल, पानी की धार अचानक चौड़ी हो गई। अब उसकी आवाज वहां खड़े हर किसान को हिम्मत दे रही थी, मानो नहर कह रही हो, हिम्मत रखो, मैं अभी पूरी मरी नहीं हूं। इसी समय लाजवंती घर के दरवाजे पर खड़ी आंगन की ओर देख रही थी। अंधेरा वहीं, हवा की सर्दी और कठोर। फूलमती ने पूछा, भाभी, अभी तक नींद नहीं आई? लाजवंती ने धीमी आवाज में कहा, कुछ मन नहीं लग रहा बहन, ऐसा लग रहा है खेत रो रहा हो। दीपक, छोटू ने करवट लेकर कहा, अम्मा, बाबा, रोते खेत को प्यासा नहीं छोड़ते, वो पक्का पानी पहुंचा देंगे। लाजवंती के होंठ कांपे। उसने दीपक की पेशानी को चूमा और मन में एक ही प्रार्थना की, ठंड चाहे कितनी भी हो, मेरे हरिराम का हाथ न कांपे, उसकी मेहनत कमजोर न पड़े। खेत में पानी की चौड़ी धार अब गेहूं चना दोनों पर फैल रही थी। हरिराम का चेहरा रात के बीच किसी दीपक सा चमक उठा। करीम ने हंसकर कहा, लो भाई, यही है असली जीत। जब धरती की प्यास बुझती है तब किसान की आत्मा भी भीग जाती है। मंगल ने राहत की सांस ली। अगर ये धार 10 मिनट और चलेगी तो खेत बच जाएगा। रमतेश ने हाथ झाड़ते हुए कहा, हरिराम भैया, आपके खेत की मिट्टी मजबूत है, आज नहीं झुकने वाली। हरिराम ने गहरी सांस लेकर कहा, हां रमतेश, और आज इस मिट्टी ने हम सबको एक कर दिया।
लेकिन तभी पानी की आवाज थोड़ी सी धीमी हुई। बहाव कम पड़ने लगा, धार पतली होने लगी। मंगल ने घबराकर कहा, लगता है ऊपर का गेट बंद हो रहा है। करीम ने होंठ दबा लिए। रमतेश ने लालटेन उठाकर दिशा में देखा। हरिराम चुपचाप खड़ा रहा। उसका गला भारी हो गया, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, दृढ़ता थी। उसने कहा, अगर अब पानी रुक भी गया तो भी पहली धार हमारी जीत बन चुकी है। मैं हारने नहीं दूंगा इसे। जो होगा हम साथ झेलेंगे। करीम बोला, ठीक कहता है भाई, हम सब तेरे साथ खड़े हैं। मंगल ने भी हाथ बढ़ाया। आज की रात हम सब की रात है, किसी एक की नहीं। रमतेश ने सिर ऊंचा करके कहा, और खेत इस दोस्ती को पहचानेंगे। ठंडी हवा फिर से तेज हुई। नहर की तरफ धुंध गहरी हो गई, लेकिन मेड़ पर खड़े चारों किसानों में अब कोई डर नहीं था। बस एकता, मेहनत और उम्मीद की गर्माहट। उनके सामने की जमीन ऐसी लग रही थी जैसे पहली बार राहत की सांस ले रही हो। रात अपनी गहराई तक उतर चुकी थी। खेत पर पानी की पहली धार पहुंच चुकी थी, लेकिन नहर से पानी अब बंद पड़ने लगा था। धुंध बढ़ गई थी, इतनी कि 2 हाथ आगे देखने में मुश्किल। चारों किसान, हरिराम, करीम, मंगल साहनी और रमतेश खेत की मेड़ से निकलकर चौपाल की ओर चल पड़े। उन्हें बुलावा मिला था। सरपंचिन भगवती देवी ने रात की बैठक बुलाई थी। ठंडी हवा रास्ते भर पीछा करती रही, लेकिन चौपाल से उठती आग की लाल चमक दूर से ही दिखाई देने लगी। चौपाल पर आधे गांव के किसान जमा थे। कोल्हू के पास रखा बड़ा अलाव भट्ठी जैसा गरम, लेकिन उसके आसपास बैठे चेहरे ठंड, चिंता और बेचैनी से जमे हुए। कोई हाथ ताप रहा था, कोई ठंड से दांत पीस रहा था, कोई चिंता से मिट्टी कुरेद रहा था। सबकी नजरें एक ही ओर थीं, ऊंचे चौकी पर बैठी सरपंचिन भगवती देवी पर। भगवती देवी उम्र में लगभग 55, सख्त चेहरे वाली, कपड़ों में गांव की गरिमा और आवाज में ऐसा वजन जो अंधेरी चौपाल को भी रोक ले। उनके पास खड़े थे 2 बुजुर्ग किसान, शेरू काका और मोहनलाल। हरिराम और उसके साथी भी भीड़ में जाकर बैठ गए। करीम ने धीरे से फुसफुसाया, लगता है फैसला भारी होगा भाई। हरिराम ने अलाव की ओर देखा। लपटें नाच रही थीं, लेकिन दिल में डर फिर भी बैठा था। भगवती देवी खड़ी हुई। उनका खड़ा होना ही चौपाल के हर आदमी को सीधा बैठा देता था। सुनो सारे किसान भाइयों, उनकी आवाज भारी थी। ऊपर से आदेश आया है, नहर का पानी सिर्फ कुछ घंटों के लिए खोलना था। अब पानी सीमित होगा। भीड़ में हलचल। किसी ने कहा, पर इतनी ठंड में फसल कैसे बचेगी सरपंचिन? दूसरे ने कहा, हम छोटे किसानों को आखिर पानी कब मिलेगा? तीसरी तरफ से आवाज आई, बड़े खेत वाले पहले ही ले गए हिस्से। ठंडी हवा में इन आवाजों के बीच गहरा तनाव भर गया। भगवती देवी ने हाथ उठाया, शांत रहो। मैं जानती हूं कि यह फैसला आसान नहीं है, पर पानी कम है और हमें बांटना ही पड़ेगा। हरिराम सामान्यतः शांत रहता था, लेकिन आज भीतर जमा चिंता उससे बर्दाश्त नहीं हुई। वह खड़ा हो गया। चारों ओर ठंड और उसके शब्द गरम, सख्त और सीधे। सरपंचिन जी, उसने धीमे लेकिन साफ स्वर में कहा, हम छोटे किसान पूरे साल में सिर्फ 2 ही फसलें ठीक से उगा पाते हैं, गेहूं और चना। अगर ये नहीं बची तो हमारे बच्चे भूखे रहेंगे। आज की रात हमारे लिए मजे की नहीं, जिंदगी की रात है। चौपाल में एकदम सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें हरिराम पर टिक गईं। करीम खड़ा हुआ, और हम मेहनत से पीछे नहीं हैं। हमने पहली धार पहुंचा दी है, लेकिन अगर अगली धार ना आई तो ठंड कल सुबह तक आधा खेत जला देगी। मंगल साहनी ने जोड़कर कहा, मैं नहर के पास था, मैंने खुद देखा। पानी कम है, पर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। थोड़ी देर और खुले तो आधे गांव की फसल बच जाएगी। रमतेश बोल पड़ा, आज की रात हम सब मजदूर नहीं, हम साथी हैं।
हमें एक दूसरे की जरूरत है। भारी सन्नाटे के बीच यह शब्द किसी आग की चिंगारी जैसे थे। सरपंचिन भगवती देवी ने हरिराम के चेहरे को ध्यान से देखा। उसके हाथों की मिट्टी, कपड़ों की नमी और आंखों में जिद, सब चीख रहे थे कि यह आदमी झूठ नहीं बोल रहा। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, हरिराम, तू ईमानदार किसान है, तेरी बात मैं हल्के में नहीं लेती। तू कह क्या चाहता है? हरिराम अवाक रह गया। काफी समय बाद किसी ने उसकी मेहनत को इतना सम्मान दिया था। उसने धीरे से कहा, बस इतना कि एक बार और नहर का गेट खोला जाए, बस 10 मिनट, इतना ही काफी होगा। सबकी नजरें सरपंचिन पर टिक गईं। फिर शेरू काका बोले, सही कह रहा है हरिराम, हमारे भी खेत सूखे पड़े हैं। मोहनलाल ने कहा, बड़े किसान अपनी हिस्सेदारी ले चुके हैं, अब छोटे किसानों को मौका मिलना चाहिए। फूलमती, जो भीड़ के पीछे खड़ी थी, धीमे से बोली, सरपंचिन, जिनके घर में बच्चे सो रहे हैं, उनकी नींद भी खेत के पानी पर टिकी है। लाजवंती नहीं आई थी, पर उसकी आवाज जैसे फूलमती के जरिए बोल रही थी। चौपाल में माहौल बदलने लगा। किसानों के चेहरे पहली बार एक साथ उठे हुए लगे। सरपंचिन ने कुछ देर आंखें बंद की। चौपाल पर सन्नाटा। अलाव की लपटें ही एकमात्र आवाज थी। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, ठीक है। भीड़ में हलचल, सबकी सांसें जैसे एक साथ चलने लगी। मैं अभी नहर के चौकीदार को संदेश भेजती हूँ, गेट 10 मिनट के लिए फिर खुलेगा, जो जितना संभाल सकता है ले लेगा। और फिर उन्होंने कड़क आवाज में कहा, पर यह आखिरी मौका है, अब की बार कोई देर नहीं करेगा। सारी चौपाल जगा उठी। हरिराम ने दोनों हथेलियां जोड़ दी, आंखें भर आईं, लेकिन चेहरे पर जीत की गर्म रोशनी फैल गई। करीम ने उसके कंधे पर ठोका, देख भाई, तेरी आवाज ने पूरी चौपाल की ठंड पिघला दी। रमतेश ने जोड़ा, अब चलते हैं, पानी की दूसरी धार को हम आने नहीं देंगे, उसको पकड़ कर लाएंगे। मंगल ने लाठी संभालते हुए कहा, चलो फिर, ये रात अब भी खत्म नहीं हुई। चारों किसान अलाव की गर्मी छोड़कर फिर उसी ठंडी पगडंडी की तरफ बढ़े, जहां दूसरी धार उनकी मेहनत की प्रतीक्षा कर रही थी। चौपाल की आग पीछे छूट गई, लेकिन रात अब भी उतनी ही ठंडी थी, जैसे हवा में किसी ने बर्फ की पतली परत बिछा रखी हो। हरिराम, करीम, रमतेश और मंगल साहनी गांव की पगडंडी से तेज कदमों से नहर की तरफ उतरते जा रहे थे। सरपंचिन भगवती देवी द्वारा दिया गया मात्र 10 मिनट का आदेश उनके दिलों में आग बन गया था। वो आग अलाव से नहीं, जिम्मेदारी और डर से जल रही थी। मंगल ने एक मोटी बांस की लकड़ी ली, उसके सिर पर पुरानी बोरी लपेटी और उसे लालटेन की लौ से सुलगा दिया। झट से लाल पीली आग भड़क उठी। धुंध इसके सामने ऐसे सिकुड़ने लगी जैसे कोई पर्दा हट रहा हो। करीम ने कहा, मंगल, आज तेरी मशाल ही हमारी आंख है। मंगल बोला, ऐसी रात में भाई मशाल भी डरती है, पर चलो हम डरने वाले नहीं। मशाल की लौ हवा में हिल रही थी और उसके पीछे 4 परछाइयां लंबी होती जाती, जैसे चारों के साथ साथ पुरखों की परछाइयां भी चल रही हों। नहर की ओर जाने वाली पगडंडी संकरी थी, लेकिन इस ठंड में उन्हें वह सीधी और तेज लग रही थी। हरिराम आगे आगे बिना पीछे देखे दौड़ रहा था। करीम उसके बिल्कुल साथ, एक दोस्त, एक भाई की तरह। रमतेश पीछे से आवाज देता जा रहा था, भैया जल्दी, वक्त कम है। मंगल मशाल ऊंची उठाए सबके लिए रास्ता बना रहा था। छप छप पैरों के नीचे की कीचड़, सुर्र सुर्र हवा में कांपते पेड़ों की आवाज और धक धक हरिराम के दिल की धड़कन, सब मिलकर इस रात को एक रहस्यमयी संगीत बना रहे थे। उधर घर में लाजवंती चौपाल की दिशा में कान लगाए खड़ी थी। फूलमती ने धीरे से कहा, भाभी, बैठक खत्म हो गई? क्या कहा सरपंचिन ने? लाजवंती ने कहा,
मुझे किसी ने बताया गेट थोड़ी देर के लिए खुलेगा। उसकी आंखें भर आईं। हे भगवती माता, बस इतना करा देना कि मेरे हरिराम के खेत तक पानी पहुंच जाए। दीपक उठ बैठा। अम्मा, बाबा जीतेंगे ना? लाजवंती ने बेटे को सीने से लगा लिया। तेरा बाबा किसी से हार नहीं मानता बेटा, जब तक मिट्टी उसमें सांस लेते हुए महसूस होती है। नहर अब पास थी, लेकिन पानी की आवाज पहले जैसे तेज नहीं थी। अब वह धीमी, कमजोर, जैसे किसी बूढ़े की सांस हो। मंगल ने मशाल आगे बढ़ाई। धुंध के बीच नहर के गेट का छप्पर दिखा। करीम ने कहा, भाई जल्दी पहुंच गए, बस उम्मीद है कि चौकीदार ने आदेश सुना होगा। रमतेश बोला, हम पहुंचकर दरवाजे पर ही खड़े रहते हैं, मजदूर को गेट खोलना ही पड़ेगा। गेट के ऊपर छोटी छत के नीचे एक आदमी खड़ा था, रस्सी को हाथ में पकड़े, कांपता हुआ। ओ चौकीदार भाई, रमतेश चिल्लाया। मशाल की रोशनी में चौकीदार ने उन्हें देखा और बोला, अरे तुम लोग, इतनी देर में हमारा गेट तो बंद होने वाला है। करीम ने तुरंत कहा, सरपंचिन का आदेश है, 10 मिनट और खोलो। चौकीदार हकबका गया। पर मुझे ऊपर वालों से अलग आदेश मिला था। हरिराम ने आगे बढ़कर कहा, भाई हम किसान हैं, हम झूठ बोलकर फायदा नहीं उठाते। सरपंचिन भगवती देवी ने कहा है, गेट फिर खुलेगा, बस 10 मिनट, यही हमारी रात की किस्मत है। चौकीदार ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें थकी हुई लेकिन ईमानदार, डरी हुई लेकिन सच्ची। चौकीदार की आवाज पिघल गई। ठीक है, उसने धीरे से कहा, मैं खोलता हूं, भगवान करे कि यह पानी किसी की भूख बुझा दे। चौकीदार ने रस्सी खींची, रस्सी चरमराई, कर कर कर, और फिर गेट हल्का सा उठा। पहले कुछ बूंदें टपकी, फिर पतली धार, फिर छप छप छप। तेज बहाव ने नहर का रास्ता चीर दिया। करीम खुशी से चिल्लाया, हरिराम भाई, धार आ गई, चलो अब इसे खेत तक ले जाना है। मंगल ने मशाल को लहराया, चलो मिट्टी इंतजार कर रही है। रमतेश दौड़ पड़ा, भैया इस बार एक कतार भी सूखी नहीं रहने देंगे। हरिराम ने बहते पानी की आवाज सुनी। वो आवाज उसके दिल में उतर गई। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, धन्यवाद धरती मां, तेरी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई, पर तूने हमें दोबारा मौका दिया है। चारों किसान दूसरी बार नहर से खेत की ओर दौड़े। मंगल की मशाल अब और चमक रही थी, मानो रात खुद उनसे रास्ता साफ कर रही हो। उनके कदम भारी नहीं, उद्देश्य से भरे थे। उनकी सांसें ठंडी नहीं, उम्मीद से गर्म थी, और उनके दिल फसल की हर पत्ती की धड़कन सुन रहे थे। आज की रात किसी एक की जीत की नहीं, पूरे गांव की जिंदगी की थी। नहर से बहती तेज धार मंगल की मशाल की रोशनी में ऐसी चमक रही थी जैसे अंधेरी रात में कोई देवदूत उतर आया हो। चारों किसान, हरिराम, करीम, रमतेश और मंगल साहनी तेज कदमों से खेत की पगडंडी पर भाग रहे थे। लेकिन खेत करीब आते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक बढ़ने लगी। ऐसी ठंड जो सिर्फ सुबह से पहले की घड़ी में उतरती है, जिसे किसान पाले की घड़ी कहते हैं। और पाला गेहूं चना की जड़ों के लिए एक मौन, क्रूर दुश्मन है। जैसे ही हरिराम खेत की मेड़ के पास पहुंचा, मंगल की मशाल की रोशनी फसलों पर पड़ी। हर पत्ती, हर कतार, हर पौधे पर एक पतली चांदी जैसी सफेदी चिपकी थी। करीम ने हैरत से कहा, भाई पाला उतर आया है। रमतेश ने कांपते स्वर में बोला, अगर अभी पानी न पहुंचता तो ये पाला सुबह तक आधी फसल जला देता। मंगल साहनी ने घबरा कर कहा, ये देखो, कुछ पत्तियां तो सख्त होकर मुड़ने लगी हैं। ओ राम, ये तो खराब निशानी है। हरिराम कुछ बोल नहीं पाया। उसके सामने उसका खेत, उसकी मेहनत, उसके बच्चों की रोटी, उसकी पत्नी की नींद, उसकी मां जैसी मिट्टी, जो अभी कुछ घंटे पहले
हरी हरी लग रही थी। अब उस पर मौत की सफेद परत चिपकी थी। हरिराम ने हाथ बढ़ाकर पौधे की एक पत्ती को छुआ। वह पत्ती बर्फ की तरह ठंडी थी, इतनी ठंडी कि हाथ की उंगलियां सुन्न होने लगीं। उसकी आंखें अचानक भर आईं। गले में रुकावट, होठों पर कांपती हुई सांस। करीम ने तुरंत उसका कंधा पकड़ा। भाई, टूट मत, हमने हार नहीं मानी है, अभी पानी बाकी है, ये पाला पिघल जाएगा। रमतेश ने जोड़कर कहा, एक बार पानी चल गया तो ये सफेदी बैठ नहीं पाएगी, फसल जाग जाएगी भैया। मंगल ने मशाल जमीन में गाड़ दी। चलो, पहली धार को खेत में फैलाओ, जितना जल्दी हो सके। हरिराम ने आंसू पोंछकर उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन उसमें एक आग थी। जब तक एक बूंद भी चल रही है, मैं हार नहीं मानूंगा। मंगल की मशाल की रोशनी में हरिराम ने मेढ़ की दिशा बदली। करीम और रमतेश ने बराबर खड़े होकर मिट्टी का रास्ता खोला और फिर छप 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 दूसरी धार तेज होती बहते हुए खेत में उतरी। पहले पानी ने पाले की चादर को छुआ और वहां से हल्की हल्की भाप उठने लगी। करीम ने उम्मीद से कहा, देख भाई, पाला पिघल रहा है। रमतेश चिल्लाया, और तेज बहाओ, पानी सारी कतारों में पहुंचना चाहिए। मंगल ने जोर से आवाज दी, हरिराम, बाएं तरफ की मेढ़ भी खोल दे, वरना जो हिस्सा अंधेरे में है वो सूखा रह जाएगा। चारों किसान थकान और ठंड से कांपते हुए भी मिट्टी को हाथों से हटाने लगे। मेढ़ों को तोड़ते, रास्ता बढ़ाते, धार को फैलाते। उनकी सांसें भाप बनकर उड़ रही थीं, लेकिन उनके हाथ मिट्टी पर ऐसे चल रहे थे जैसे जिंदगी और मौत का फैसला उन्हीं के हाथ में हो। उधर घर में लाजवंती की आंखें नींद को भूल चुकी थीं। वह दरवाजे पर खड़ी चारों ओर का अंधेरा देख रही थी। ऐसा अंधेरा जिसमें खतरे भी छिपे होते हैं और उम्मीद भी। फूलमती ने चूल्हा जलाया और बोली, भाभी, थोड़ी गरमाई ले लो। लाजवंती ने सिर हिलाया। मुझे गरमाई तब मिलेगी जब हरिराम ये रात जीत कर लौटेगा। दीपक ने रजाई से सिर निकाला। अम्मा, क्या बाबा ठंड को डरा देंगे? लाजवंती ने उसे सीने से लगा लिया। तेरा बाबा ठंड को नहीं डराता बेटा, मिट्टी को हिम्मत देता है। उसकी आंखें फिर भर आईं। खेत में पानी पाले पर गिरकर लड़ाई कर रहा था। एक तरफ सफेद मौत की चादर, दूसरी तरफ जीवित पानी की गर्म सांस। हरिराम चिल्लाया, करीम, दाएं वाली कतार में पाला ज्यादा जमा है, उधर पानी मोड़। करीम ने शॉल कसते हुए कहा, हो गया भाई, पानी आ रहा है। रमतेश बोला, मंगल, मशाल थोड़ी आगे ले जा, अंधेरा बढ़ रहा है। मंगल ने मशाल उठाई, जिसकी रोशनी धुंध के बीच एक रास्ता बनाती चली गई। चारों की परछाइयां पानी, मिट्टी और भाप में लंबी हो रही थीं, जैसे वे किसान नहीं, धरती के रक्षक हों। अचानक खेती की कटीली आवाज आई। खर्र, खर्र। पाले की परत पानी की गर्माहट से टूटने लगी। पत्तियां जो कुछ देर पहले ठंड से मुड़ी थीं, अब धीरे धीरे सीधी होने लगी। करीम ने खुशी से चिल्लाया, हरिराम, देख भाई, तेरी फसल ब्रीदिंग कर रही है। रमतेश ने सिर आकाश की ओर उठाया। आखिर मिट्टी ने हार नहीं मानी। मंगल ने राहत की सांस ली। हे भगवान, ये रात अब उतनी काली नहीं रही। रात अपनी सबसे ठंडी घड़ी में पहुंच चुकी थी। खेतों में पानी बह रहा था। धरती और आसमान के बीच एक पतली, शांत लेकिन चमत्कारी लड़ाई चल रही थी। लेकिन उसी समय गांव के दूसरी ओर एक छोटा सा कमरा मिट्टी की दीवारों और चूल्हे की गर्म सांस से भरा हुआ था। वहीं दीपक, हमारा छोटू, रजाई में दुबका हुआ लेकिन पूरी तरह सोया नहीं था। उसके अंदर कुछ चल रहा था, एक सपना, एक नन्हा, मासूम लेकिन गहरा सपना। सपने में वह खुद को खेत में खड़ा देखता है। चारों ओर बर्फीला कोहरा और पत्तियों पर पाले की सफेद परत, लेकिन उसे डर नहीं लगता, क्योंकि उसके सामने एक बूढ़ा सा पेड़ खड़ा है, शायद वही पुराना पीपल
जो गांव की सीमा पर है। उस पीपल की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं और उसकी पत्तियों से आवाज आ रही थी, मानो कोई फुसफुसाकर कह रहा हो, डर मत बच्चे, धरती ठंड से नहीं हारती। जब उसका बेटा उसे पानी देता है तो वह फिर से सांस ले लेती है। छोटू आश्चर्य से पूछता है, क्या धरती सच में सांस लेती है? पीपल की आवाज आती है, हाँ बेटा, जब मिट्टी में पानी गिरता है तो वह फुसफुसाती है, जब पाला उतरता है तो वह रोती है, और जब किसान हाथों से मेड़ खोलता है तो वह मुस्कुराती है। छोटू की आंखें चमक उठती हैं। वह हाथ फैलाकर मिट्टी को छूता है और मिट्टी उससे बहुत धीमी आवाज में कहती है, तुम बच्चों के लिए ही यह सारी लड़ाई होती है। उधर लाजवंती धीरे धीरे कमरे में आई। छोटू नींद में कुछ बोल रहा था, बहुत हल्की मासूम आवाज, बाबा पानी ले आओ, मिट्टी को ठंड लग रही है। लाजवंती ठिठक गई। उसके दिल में एक साथ दुख, प्यार और गर्व तीनों उतर आए। फूलमती बोली, क्या हुआ भाभी, क्या बोल रहा है हमारा बच्चा? लाजवंती ने छोटू के माथे पर हाथ रखा। वह गर्म था, लेकिन डर का नहीं, सपने का ताप था। वह धीरे से बोली, यह बच्चा बाप की सौगंध लिए पैदा हुआ है। इसे खेत की भाषा समझ आती है बहन, जो हम सिर्फ महसूस करते हैं। फूलमती मुस्कुरा दी, भाभी यही बच्चे कल दुनिया बदलेंगे। लाजवंती की आंखें झिलमिला उठी। बस इतना है कि ये बच्चे भूखे न रहें, बाकी दुनिया तो खुद बदल जाएगी। इसी बीच दूर से हल्के हल्के कदमों की आवाज आई। लाजवंती चौंक गई। क्या ये हरिराम है? क्या खेत बच गया? कदमों की थाप धीरे धीरे नजदीक आती गई, थकान भरी, भारी लेकिन शांत। दरवाजा हल्का सा खुला, कोहरा अंदर घुसा और उसके पीछे हरिराम। शरीर मिट्टी और पानी में भीगा, आंखें लाल, हाथ कांपते हुए, लेकिन चेहरे पर जीत की गर्माहट। लाजवंती भागकर दरवाजे तक आई। हरिराम, तू ठीक तो है? हरिराम ने थकी हुई मुस्कान दी। लाजो, धरती बच गई। लाजवंती के आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसने उसकी हथेलियां पकड़ ली। तेरे हाथ जम गए हैं, आग पर ताप ले। हरिराम घर के अंदर आया। अंगीठी की गर्मी ने उसके शरीर में हल्की सी राहत दी। फूलमती ने पानी दिया। छोटू अचानक उठ बैठा। बाबा, क्या मिट्टी रोई थी? हरिराम चौंका, फिर मुस्कुराकर बोला, हाँ बेटा, लेकिन हमने उसे हंसा दिया। छोटू ने आंखें फैला दी। मैंने सपने में सुना था, मिट्टी फुसफुसा रही थी, पानी दो, मैं जाग जाऊंगी। हरिराम ने बेटे को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में हर डर, हर लड़ाई एक पल में पिघल गई। कुछ देर बाद करीम, रमतेश और मंगल भी हरिराम के घर पहुंचे। करीम बोला, लाजो भाभी, आज का दिन याद रखना, हमने ठंड को हरा दिया। रमतेश ने हंसते हुए कहा, इतनी कड़क ठंड थी कि मेरी मूंछें भी बर्फ हो गई थीं भाभी। मंगल साहनी ने जमीन पर बैठते हुए कहा, लेकिन फसल हंस रही है, अब मैं भी चैन से सोऊंगा। लाजवंती ने सबके लिए गर्म दूध में हल्दी मिलाकर लाया। कमरे में एक शांत, गर्म, सुकून भरी रात खिल उठी। मिट्टी बाहर सो रही थी, पर कमरे में बैठी ये 6 जिंदगियां लड़ाई जीत चुकी थी। खेत की लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। पानी पहुंच तो गया था, पाला पिघल भी गया था, लेकिन सबसे ठंडी घड़ी, भोर से ठीक पहले की घड़ी अभी बाकी थी। यही वह समय होता है जब धरती की नमी जम सकती है, पत्तियां फिर से कठोर हो सकती हैं और किसान की सारी मेहनत एक झटके में बिखर सकती है। इसलिए हरिराम, करीम, रमतेश और मंगल साहनी चारों ने फैसला किया कि वे भोर तक खेत की पहरेदारी करेंगे। वे चारों खेती की मेड़ के पास पत्थरों और पुरानी ईंटों से एक छोटी सी अंगीठी बनाते हैं। करीम सूखी फूस लाता है,
रमतेश उसे मोड़कर डालता है, मंगल चिंगारी फूंक कर उठाता है और हरिराम पास की सूखी टहनियां रख देता है। कुछ ही देर में आग की लपटें उठती हैं। लाल, नारंगी और पीली टिमटिमाहट में चारों के चेहरे एक एक करके रोशन होते हैं। हवा के झोंकों में अंगीठी की आंच थोड़ी कांपती, फिर उठती, फिर हिम्मत पकड़ लेती, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये चार किसान। हरिराम सबसे चुप बैठा था। उसकी हथेलियां लाल थीं, उंगलियां सूजी हुई, कंधे पसीने और कोहरे में भीगे हुए, लेकिन चेहरा चेहरा शांत। एक ऐसा शांत जो जिम्मेदारी निभाने के बाद आता है। करीम ने उसकी तरफ देखा। भाई, थकान ज्यादा है क्या? हरिराम ने हल्की मुस्कान दी। थकान? हाँ, शरीर की है, पर मन हल्का है। आज मिट्टी ने हमें शर्मिंदा नहीं किया। रमतेश ने घुटनों पर हाथ रखकर कहा। और तुमने मिट्टी को अकेला नहीं छोड़ा भैया, बस यही सबसे बड़ी बात है। मंगल मुस्कुराया। ये रात बच्चों को सुनाने लायक कहानी बन जाएगी। अंगीठी की चमक चारों के बीच एक सर्कल बना रही थी। करीम ने पुराणों की कहावत सुनाई। मेरे बाबा कहते थे, जिस दिन किसान खेत में जागता है उस दिन धरती सोती नहीं, वह भी जागकर उसकी मेहनत गिनती है। रमतेश ने हंसते हुए कहा, मेरे बाबा कहते थे, खेत औरत की तरह होते हैं, प्यार दो, समय दो, तुम्हें झुककर सोना देगी। चारों मुस्कुरा पड़े। अंगीठी की लपटें मानो हंसी पर भी झूम उठी। फिर मंगल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन आज की रात उन सभी रातों में सबसे कठिन है। आज इंसान नहीं, मिट्टी की हिम्मत की परीक्षा है। हरिराम ने उसकी बात सुनी और धीरे से बोला, और हम उसके साथ खड़े हैं, यही काफी है। उधर घर में लाजवंती ने भी अंगीठी जलाई थी। कमरे की दीवारें हल्की सी गर्म हो रही थीं, पर उसका दिल हरिराम के खेत में ही था। वह बार बार दरवाजे की तरफ जाती, फिर लौट आती। कभी दीपक के सिर पर हाथ फेरती, कभी फूलमती के साथ चुप बैठ जाती। फूलमती ने धीरे से कहा, भाभी अब रो मत, सब ठीक हो जाएगा। लाजवंती ने आंसू पूछे। मैं रो नहीं रही बहन, ये आंखें बस हवा से गीली हो रही हैं। फूलमती मुस्कुरा दी। वह जानती थी ये हवा असल में चिंता है। छोटू धीरे धीरे उठकर अपनी अम्मा की गोद में आ बैठा। अम्मा, बाबा को ठंड लगेगी क्या? लाजवंती ने उसे छाती से लगाया। जब तक हम जाग रहे हैं बेटा, बाबा को कुछ नहीं होगा। अंगीठी के पास बैठे किसानों की धीमी आवाज खेत की सीमाओं में गूंज रही थी। अब हवा कुछ शांत थी। पाला फिर नहीं उतर रहा था, लेकिन खेत के ऊपर छाई धुंध उनके दिलों पर अभी भी हल्की सी चिंता बांध कर रखी थी। करीम ने अचानक कहा, हरिराम, चल खेत का एक चक्कर लगा लेते हैं। तीनों उठे, अंगीठी के पास मंगल को छोड़कर। चारों ओर फैलती नमी, धीमी भाप और ठंडी रात, लेकिन मेड़ के बीच से जो पानी बह रहा था वह दवा जैसा था। हर पत्ती, हर पौधा धीरे धीरे जीवित लग रहा था। हरिराम ने रुके हुए स्वर में कहा, मां, आज तू मुस्कुरा ले, तेरा बेटा रात भर तेरा पहरा देगा। कोई आवाज जवाब में नहीं आई, लेकिन पानी की हल्की छप जैसे धरती की सहमति थी। मंगल, जो कुछ देर इंतजार में था, अचानक बोला, अरे भाई, मशाल फिर से तेज हो गई है, देखो तो। तीनों लौट कर देखते हैं। वास्तव में मशाल की आग जैसे और फैल गई थी। लपटें ठंड में और साफ और ऊंची। करीम हंस पड़ा। लगता है मंगल की मशाल को भी आज की रात हम पर भरोसा हो गया है। मंगल शर्मा कर बोला, ये मशाल नहीं भाई, ये मिट्टी का आशीर्वाद है। हरिराम ने सिर हिलाया। हाँ मंगल, आज धरती मां हम सबके साथ है। रात अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। अंगीठी की चिंगारियां अब मंद हो चुकी थीं। मंगल की मशाल लगभग बुझने के कगार पर थी और चारों किसानों की आंखें थकान से भारी
लेकिन उम्मीद से चमकती थीं। सब जानते थे जब भोर की पहली किरण पड़ेगी उसी से पता चलेगा कि रात की पूरी लड़ाई सफल हुई या नहीं। ये घड़ी किसान की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी होती है, जिसमें एक पल उम्मीद दे सकता है और एक पल दिल तोड़ सकता है। करीम अचानक खड़ा हो गया। उसने दूर पर्वत की दिशा की ओर इशारा किया। देखो भाई, उधर आसमान फट रहा है। हरिराम भी उठा। रमतेश और मंगल साथ आ खड़े हुए। धुंध अभी भी भारी थी, लेकिन उसके ऊपर एक हल्की सी सुनहरी रेखा खिंच चुकी थी। सुबह का पहला वादा। हरिराम की आंखें चमक उठी। उसने धीमे से कहा, अगर आज रोशनी साफ उतरेगी तो पाला फिर नहीं गिरेगा। करीम ने सिर हिलाया। और अगर खेत का रंग बदला तो समझ लो हम जीत गए। धीरे धीरे सूरज की किरणें धुंध को चीरने लगीं। पहले एक हल्की सी पीली चमक मेड़ के किनारे पड़ी, फिर फूलों के पास की छोटी घास पर, फिर हरी पत्तियों की चोटियों पर, और फिर पूरे खेत पर एक मुलायम रोशनी फैल गई, मानो सुबह अपने कदम धीरे धीरे रखती हुई फसल को जगाने आई हो। चारों किसान खेत की तरफ बढ़े। हरिराम सबसे आगे। उसकी सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे। थकान इतनी थी कि कदम भारी लग रहे थे, लेकिन दिल उम्मीद के साथ दौड़ रहा था। वह गेहूंओं की पहली कतार के पास पहुंचा। धीरे से बैठा, हाथ बढ़ाकर पत्तियों को हल्का सा छुआ, और अगले ही पल उसकी आंखों में खुशी का सैलाब दौड़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, देखो देखो करीम, पाला सारा पिघल गया। करीम दौड़ा आया। सच में भाई, देखो पत्तियां नरम हो गई हैं। कल तक जो टहनियां मुड़ी हुई थीं, वो फिर से सीधी हो गईं। रमतेश ने हंसते हुए मिट्टी हथेली में ली। हे धरती मां, तूने हमारी मेहनत का फल दे दिया। मंगल साहनी ने राहत की लंबी सांस ली। मेहनत की रात बेकार नहीं गई। हे भगवान, हम बच गए। अब सूरज की रोशनी तेज हो चुकी थी। धुंध हटने लगी थी और खेत मानो सुबह की रोशनी पी रहा था। हर पत्ती पर नन्ही नन्ही बूंदें लटक रही थीं, जैसे चांदी की माला। हर कतार हरी हरी रेखा बनकर चमक रही थी, मानो धरती ने होंठों पर मुस्कान रख दी हो। करीम ने कहा, भाई ये देख, इसे कहते हैं मिट्टी की सुबह। हरिराम की आंखों से आंसू टपक पड़े, लेकिन ये थकान के आंसू नहीं थे, ये जीत के थे। उसने मिट्टी को माथे से लगाया। मां, तूने अपने बेटों को शर्मिंदा नहीं किया। उधर घर में लाजवंती ने पहली किरण दरवाजे पर पड़ते देखी और दिल में अजीब सी गर्माहट उठी। दीपक ने आंखें मलते हुए पूछा, अम्मा, सुबह हो गई क्या? लाजवंती ने बेटे को गोद में लिया। हाँ बेटा, और आज की सुबह बहुत खास है। फूलमती हंसते हुए बोली, चलो अब खुशियां बनने दो। फसल बच ही गई है, आज खुशी का दिन है। लाजवंती ने आंसू पोंछकर कहा, बस हरिराम लौट आए तो मेरी सुबह पूरी हो जाएगी। खेत का पूरा चक्कर लगाने के बाद करीम, रमतेश और मंगल धीरे धीरे घरों की ओर जाने लगे। हरिराम सबसे पीछे आया। थका हुआ, नींद से टूटा, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्रकाश था जो सिर्फ किसान की जीत के बाद दिखाई देता है। लाजवंती ने जैसे ही उसे देखा, दरवाजे की चौखट पर ही रुक गई। जीत गए? उसकी आवाज कांप रही थी। हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ लाजो, हम जीत गए। छोटू दौड़कर आया। बाबा, क्या मिट्टी ने मुस्कुराया? हरिराम ने बेटे को गोद में उठा लिया। हाँ बेटा, मिट्टी मुस्कुरा उठी, ठीक तेरी तरह। इस सुबह किसान नहीं जीता, जमीर जीती, मिट्टी जीती, मेहनत जीती, परिवार जीता, गांव जीता। इस सुबह सिर्फ रोशनी नहीं फैली, बल्कि उम्मीद खिली। सर्दियों की वो रात अब सिर्फ याद थी। पाला, धुंध, नहर की भागदौड़, मशाल अंगीठी और मिट्टी की वह ठंडी सांस, सब एक एक करके बीत चुके मौसम में धीरे धीरे पिघलकर धरती के भीतर समा गए थे। अब बसंत था। हवा में हल्की सी मिठास,
कानों में कोयल की तान और खेतों में लहलहाती सुनहरी सागर जैसी फसल। गेहूं की बालियां धूप में ऐसे झूम रही थीं जैसे नए जन्म की खुशी मना रही हों। चना के पौधे छोटे छोटे हरे मोतियों जैसे पोदरों में भरे पड़े थे। उस रात 4 किसानों ने जिस खेत के लिए लड़ाई लड़ी थी, आज वही खेत अहंकार नहीं, कृतज्ञता से झुका हुआ था। सुबह सुबह हरिराम खेत पहुंचा। उसने हाथ बढ़ाकर गेहूं की एक भारी बाली को दबाकर देखा। दाने मोटे, भरपूर और सुनहरी। उसके चेहरे पर ऐसी संतुष्टि आई जो शब्दों में नहीं उतर सकती। करीम पीछे से हंसते हुए बोला, क्यों भाई, मिट्टी ने धोखा दिया क्या? हरिराम मुड़कर मुस्कुराया। धोखा? अरे करीम, इससे अच्छी साथी कहां मिलेगी? रात हमने इसे बचाया था, आज ये हमें बचा रही है। करीम ने बाली तोड़ी। और मुझे लगता है ये साल सबसे अच्छा साल होने वाला है। रमतेश दौड़ता हुआ आया। भैया, तुम्हारा खेत तो पूरे गांव में सबसे आगे निकल गया है। देखो ये दाने, मंडी में खूब भाव मिलेगा। मंगल साहनी भी पास आ गया। हरिराम भाई, अगर उस रात तू हार मान लेता तो ये फसल आज ऐसी ना होती। मुझे तो लगता है धरती मां भी तुझे धन्यवाद कह रही है। हरिराम ने धीरे से कहा, ना मंगल, उस रात खेत ने हम सबको जिताया था। उधर घर में लाजवंती ने चूल्हे पर ताजा रोटियां डाली। रसोई में घी की खुशबू फैल रही थी। दीपक खेत से आते हुए दरवाजे पर खड़ा हुआ। अम्मा, बाबा का खेत तो पूरा जंगल जैसा हरा है, और गेहूं इतने बड़े बड़े दाने। लाजवंती ने मुस्कुराकर कहा, तो बेटा, अब तेरा बाबा तुझे नए जूते दिलाएगा। तुझे तो याद है ना तेरी ठंडी रात वाली दुआ? छोटू गर्व से बोला। हाँ अम्मा, मैंने ही ना कहा था, मिट्टी से डरना मत बाबा। और बाबा ने नहीं डरा। फूलमती हंसकर बोली, और तू भी खेत की बात समझने लगा है। यही तो असली किसान का बेटा है। लाजवंती की आंखें नम हो गईं। भगवान ऐसे ही अपनी कृपा रखे। कुछ दिन बाद गांव की मंडी में रौनक फैल गई। हर तरफ बैलगाड़ियां, बोरियां और खुशियों की धूल उड़ती हुई। सरपंचिन भगवती देवी मोर्चा संभाल रही थी, सख्त, न्यायप्रिय और आज बेहद संतुष्ट। भगवती देवी ने हरिराम को आते देखा। अरे हरिराम, अच्छा हुआ तू आया। तेरी फसल का नमूना सबसे बेहतर निकला है, भाव भी बढ़ गया है। हरिराम ने आश्चर्य से पूछा, सच कह रही हैं सरपंचिन जी? हां, भगवती देवी बोली। गांव के छोटे किसानों में इस साल सबसे ज्यादा उपज तेरे खेत से निकली है। और ये सिर्फ किस्मत नहीं, मेहनत है। तू रात भर खेत पर जागा था, याद है ना? हरिराम ने विनम्रता से सिर झुका लिया। आपके आदेश और सबके साथ ने ही हमें बचाया था, भगवती देवी बोली। और याद रहे, जो किसान रातों को जागता है, भगवान उसे दिन में मुस्कुराने देता है। करीम और रमतेश दूर से चिल्लाए, हरिराम भाई, चाय उधर मिल रही है, आ जाओ। मंगल बोला, आज हम सब चाय नहीं, जश्न पिएंगे। चौकी पर बैठे सब किसान हंस पड़े। शाम को सबके वापस आने पर हरिराम, लाजवंती, दीपक और फूलमती एक साथ खेत पर गए। सूरज डूब रहा था और खेत लाल सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। दीपक ने मिट्टी उठाकर कहा, बाबा, ये फसल खुश क्यों लग रही है? हरिराम मुस्कुराया, क्योंकि बेटा, इसका दिल भर गया है। छोटू पूछ बैठा, दिल? मिट्टी का भी दिल होता है क्या? हरिराम ने बेटे को अपनी गोद में उठाया। हाँ बेटा, जब तुम इसे छूते हो तो इसे भी एहसास होता है। और आज ये हमें बता रही है कि हमारा साथ, हमारी मेहनत और हमारी रातें सब सफल हुई। छोटू ने पत्तियों को छूकर कहा, तो मैं भी किसान बनूंगा बाबा, और अगली ठंडी रात में मैं भी पहरा दूंगा। लाजवंती की आंखें भर आईं। तेरे नसीब में हमसे बेहतर फसलों की खुशियां हों बेटा, फूलमती बोली। और इस खेत की कहानी अगली पीढ़ी तक जाएगी।
हरिराम ने मिट्टी की तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने धीरे से कहा, हाँ, ये खेत सिर्फ हमारी रोजी नहीं, हमारी विरासत है। और इस विरासत को आज एक नया वारिस मिला है। महीनों की मेहनत, पाले की मार, रात की पहरेदारी, मशाल की टिमटिमाहट और सुबह की पहली किरण, इस सब ने मिलकर एक भरपूर, चमकदार, सफल फसल दी। गांव में खुशियां थी, घर में शांति थी और दिलों में एक ही एहसास, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। बसंत पूरी तरह खिल चुका था। गेहूं की बालियां सुनहरी होकर झुकी पड़ी थीं। चना के पौधों में दानों का वजन महसूस होता था और खेतों पर चलती हवा ऐसी आवाज पैदा कर रही थी जैसे धरती खुद भजन गा रही हो। गांव में रौनक थी। मंडी में भाव अच्छे मिले थे। किसानों के चेहरों पर राहत थी और बच्चों के खेलों में भविष्य की हंसी गूंज रही थी। लेकिन इस सब के बीच हरिराम के दिल में कुछ और चल रहा था, एक गहरा, शांत और भारी एहसास। उस रात की लड़ाई अब सिर्फ कहानी नहीं रही थी, वह अब एक सीख, एक विरासत और एक कसम बन चुकी थी। शाम धीरे धीरे आकाश को लाल कर रही थी। हरिराम अपने खेत की मेड़ पर खड़ा था। हवा उसके चेहरे को छूती और बालियों में एक हल्की सी सरसराहट उठती, जैसे मिट्टी उसे पुकार रही हो। करीम पीछे से आया। भाई, आज बहुत चुप है तू, हरिराम ने धीमी आवाज में कहा। करीम, आज मैं इस खेत से कुछ कहना चाहता हूं। करीम मुस्कुरा गया। खेत सुनता है भाई, कह दे जो कहना है। रमतेश और मंगल भी कदमों की धीमी थाप के साथ पीछे आ खड़े हुए। फूलमती भी थोड़ी दूरी पर आकर खड़ी हो गई। सभी जानते थे हरिराम के दिल में कुछ गहरा जमा हुआ है। हरिराम मेड़ से उतरकर धीरे धीरे खेत के बीच पहुंचा। उसने अपने दोनों घुटने मोड़े, धीरे से मिट्टी पर बैठ गया और दोनों हथेलियां फसल की जड़ों पर रख दी। हवा थम गई। पूरा गांव जैसे शांत हो गया। उसने कहा, मां, उस रात जब पाला तुझे जला रहा था, तब हमने डर कर नहीं भागे। तेरे लिए जगह, तेरी सांस बचाई और आज तूने हमारा सम्मान लौटा दिया। करीम ने सिर झुका लिया। रमतेश की आंखें भर गईं। मंगल साहनी का गला रुंध गया। हरिराम ने आगे कहा, आज मैं कसम खाता हूं कि जब भी सबसे ठंडी रात आएगी, जब भी तू चुपचाप रोएगी, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, पानी लेकर, मशाल लेकर या अकेले हाथों से मेड़ खोलकर, पर तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज धरती में गूंज गई, गहरी, सच्ची और स्थायी। इतने में पगडंडी पर छोटे पैरों की आवाज आई। दीपक हवा में उड़ती धूल से बचते हुए भागता हुआ आया। बाबा, मैं भी आ गया। हरिराम ने आंसू पोंछे और मुस्कुराकर पूछा, अरे बेटा, तू यहां कैसे आया? छोटू ने कहा। अम्मा बोली, तेरे बाबा आज खेत से कुछ कहेंगे तो मैं सुनने आ गया। सभी लोग हंस पड़े। लाजवंती और फूलमती भी दूर से आते हुए दिखाई दी। छोटू ने हाथ मिट्टी पर रखा और बोला, बाबा, मिट्टी गर्म है, ये खुश है ना? हरिराम ने बेटे को गोद में उठा लिया। हाँ बेटा, आज ये बहुत खुश है। छोटू ने कहा, तो बाबा, मैं भी कसम खाता हूं, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी रात में खेत के साथ जागूंगा। लाजवंती की आंखें छलक गईं। फूलमती मुस्कुराकर बोली, वाह रे छोटे किसान। कुछ ही देर में करीब करीब पूरा गांव खेत के आसपास आ गया। सरपंचिन भगवती देवी भी पहुंची। उन्होंने चारों किसानों की ओर देखा और बोली, इस साल की फसल गांव ने नहीं, रात ने उगाई है, और रात भी वो जो 4 किसानों के साहस से रोशन हुई। गांव वाले तालियां बजाने लगे। ताली नहीं, सम्मान की गूंज थी वो। भगवती देवी ने आगे कहा, आज से हम गांव में हर साल उस ठंडी रात की याद में किसानों का एक त्योहार मनाएंगे, जिसमें हम अपनी मेहनत और अपनी मिट्टी का सम्मान करेंगे। सभी की आंखें झिलमिला उठी। शाम ढल चुकी थी। आकाश के किनारों पर सुनहरी रोशनी उतर रही थी।
हरिराम अपने बेटे दीपक को खेत के बीच खड़ा कर धीरे से बोला, बेटा, जिस दिन तू इस खेत की आवाज सुन लेगा, समझ लेना कि तू भी किसान बन गया। दीपक मुस्कुराया। मैंने उस रात सुन लिया था बाबा, और उसकी आंखों में धरती की तरह एक स्थायी चमक थी। करीम, रमतेश और मंगल तिनके उठाकर मिट्टी पर टिकाते हुए बोले, हम सब गवाह हैं। ये खेत अब सिर्फ हरिराम का नहीं, अगली पीढ़ी का भी हो गया है। लाजवंती ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, जब परिवार और खेत एक दूसरे के साथ खड़े हों तो भगवान भी उन पर अपनी कृपा लुटा देता है। धीरे धीरे अंधेरा उतरने लगा, पर खेत की रोशनी अब कभी बुझने वाली नहीं थी। उस रात की मशाल अब दीपक के दिल में जल रही थी, एक ऐसी मशाल जो दिखाती है कि किसान की विरासत खेत में नहीं, उसके बच्चों में उगती है। और यही विरासत इस कहानी की सबसे बड़ी जीत है।